राइट गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर के ऊपर 2-3 एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। तो 15th वीडियो था गाइस इस जावा की सीरीज़ में और ये 16th वीडियो है। आज की इस वीडियो में 2-3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, उसको कब यूज़ किया जाता है, उसके बाद पैकेज क्या होता है, जावा बीन क्लास का मतलब क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को कैसे एक्चुअल में हायरार्की क्या होती है, कैसे बिल्ड किया जाता है रियल लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में। तो इन तीनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर्स देखेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, जो कि स्टैटिक कीवर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेसिकली देखिए, हमारे जावा में 2 कीवर्ड आते हैं। एक आता है स्टैटिक कीवर्ड, दूसरा आता है इंस्टेंस कीवर्ड या फिर हम उसको ग्लोबल कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब इसको हम बार बार एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो एक बार सिर्फ एग्जीक्यूट करूँगा इसको, उसके बाद में इसको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, तो उस समय में मुझे स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो डेफिनेशन कुछ ऐसा रहता है गाइज, इफ डेटा और मेथड हैज़ टू बी शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स देन वी गो फॉर स्टैटिक। तो बेसिकली आपके पास एक डेटा है या फिर कोई वेरिएबल है जिसको कि हर कोई यूज़ करता है, तब आपको वो जो वेरिएबल होता है उसको स्टैटिक रखना चाहिए, जिससे कि वो शेयर हो सके हर किसी ऑब्जेक्ट से। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन ईच ऑब्जेक्ट नीड्स इट्स ओन कॉपी देन वी गो फॉर इंस्टेंस मेंबर्स। अब इंस्टेंस मेंबर कब आता है? इंस्टेंस मेंबर तब हम यूज़ करते हैं जब हर एक को एक एक अलग अलग कॉपी चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, तब आपको कोई भी डेटा है तो उसको इंस्टेंस मेंबर की तरफ या फिर इंस्टेंस कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करना पड़ता है, तब सेपरेट सेपरेट कॉपीज़ बनती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टैटिक कीवर्ड कब हम यूज़ करेंगे। मान लो आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ठीक है, तो 2-3 या फिर 3 लोग हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो क्या कुछ डिटेल्स लगेंगी। तो पहला कस्टमर देखिए, पहले कस्टमर का नाम है दत्ता, ठीक है। तो दत्ता, इनको एक अकाउंट ओपन करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो पहला उनका नेम लिखना पड़ेगा, मतलब उनका नाम चाहिए। उसके बाद उनका एक अकाउंट नंबर होगा जो कि 1 2 3 4 5 6 7 हम मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके बाद उनका कोई अकाउंट बैलेंस होगा, मान लो ये कोई भी नंबर है, इसको ले लो, ठीक है। तो इतना डेटा होता है, ये किसके लिए? कस्टमर दत्ता के लिए। अब दूसरा कस्टमर है जिसका नाम है आकाश, तो इसका भी सेम होगा, एक नेम होगा, उसके बाद अकाउंट नंबर होगा और उसके बाद अकाउंट बैलेंस है। अब तीसरा एक कस्टमर है जिसका नाम है पांडुरंगा, तो उसका नाम यहाँ पे पांडुरंगा है और उसके बाद अकाउंट नंबर है, अकाउंट बैलेंस है। ये तीनों क्या है गाइस? तीनों कस्टमर के लिए ये तीनों पैरामीटर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो अकाउंट नंबर जो दत्ता का है ये आकाश का नहीं हो सकता, जो आकाश का है वो पांडुरंगा का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा यहाँ पे नेम, अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होने वाला है। तो इस केस में मैं ये जो डिफरेंट होने वाला डेटा है इसको स्टैटिक नहीं कर सकता, इसको मुझे इंस्टेंस ही रखना पड़ता है, क्योंकि सेम वेरिएबल्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ। नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस, नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस। तो सेम मेरा वेरिएबल रहने वाला है, सिर्फ उसका वैल्यू चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस से एक जनरल क्लास क्रिएट करके कंस्ट्रक्टर की मदद से यहाँ पे डिफरेंट डेटा दूंगा। तो दत्ता के लिए दत्ता नाम दे दिया, उसके बाद उसका कोई अकाउंट नंबर दूंगा और उसका अकाउंट बैलेंस दूंगा। सिमिलरली इसका कुछ और डेटा होगा और इसका कुछ और डेटा होगा। तो इन सबको मैं यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर की तरफ स्टोर करना चाहता हूँ, जो कि हर एक के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक क्या यूज़ कर सकते हैं। अब नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस तो हो गया, इसके साथ अपने बैंक पासबुक में और भी जानकारी होती है, जैसे कि बैंक का नेम होता है और आईएफएससी कोड होता है। तो बेसिकली बैंक का नेम तो दत्ता के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, आकाश के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा है और पांडुरंगा के लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। तो यहाँ पे जो बैंक नेम कह के पैरामीटर है ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे 1000 कस्टमर्स ले लो, सभी कस्टमर्स के लिए बैंक का नेम सेम ही होगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे बैंक नेम इक्वल टू BOB, बैंक नेम इक्वल टू BOB कुछ इस तरह से इसको ऐसे लिख दूंगा, तो
ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में भी मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक नेम इक्वल टू BOBB। तो अगर लिखूंगा तो मतलब डुप्लीकेट डेटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेमोरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैं फालतू में एक डेटा को 1000 अगर कस्टमर से तो 1000 बार सेम चीज़ मैं मेमोरी में स्टोर करूँगा, तो इससे मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी और दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे गाइस, एक बैंक नेम हो गया, ये भी सेम रहेगा और IFSC कोड तो सेम ही रहता है। तो चाहे दत्ता हो, आकाश हो या फिर पांडुरंगा हो, जो भी मतलब एक ब्रांच में होता है तो इसका IFSC कोड तो एक ही रहेगा। और ब्रांच कोड जो अगर सेम अकाउंट में है तो सबको सेम ही रहता है, तो IFSC कोड सेम रहेगा। तो इसके चलते IFSC कोड को भी मुझे बार बार हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक यूज़र के डेटा में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को मैं सेपरेटली एक क्लास में रखूँगा और उस क्लास को मैं स्टैटिक कर दूंगा। इसका मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लास के नेम की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दत्ता है, इसका बैंक नेम आपको जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं, इसको फेच करके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस जो भी कीवर्ड्स हर एक बार हमें चेंज नहीं होंगे या फिर बार बार जो हर एक कस्टमर के साथ नहीं चेंज होते, जो कि परमानेंट रहने वाले हैं, इनको आप स्टैटिक की मदद से, स्टैटिक कीवर्ड की मदद से स्टोर कर सकते हैं। तो यही गुड प्रैक्टिस होता है गाइस, और ऐसे ही स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि स्टैटिक वर्ड को कब यूज़ किया जाता है और कौन से यहाँ पे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है एनकैप्सुलेशन। तो ऑलरेडी एनकैप्सुलेशन हमने पढ़ लिया है गाइस, जस्ट आपको पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। और एनकैप्सुलेशन एक इम्पोर्टेंट पिलर है ऊप्स कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो अगर आप जावा का ऊप्स कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आपको एनकैप्सुलेशन तो सीखना ही पड़ेगा। तो जो भी मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो एक को भी मत मिस कीजिए, हर एक को आराम से सीखिए, ठीक है। ऑलराइट, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द डेटा मेंबर्स ऑफ एन एंटिटी। The data and its related operations are binded to an entity by using class structure. तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन का मतलब होता है गाइस सिक्योरिटी। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू और एक ऑब्जेक्ट को बाइंड करेंगे। डेटा और ऑब्जेक्ट को हमने बाइंड कर दिया या फिर डेटा मेंबर्स को बाइंड कर देंगे और उसको एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी दे देंगे। सिक्योरिटी कैसे देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से हम उसको सिक्योरिटी देंगे। फॉर एग्जांपल, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके डेटा मेंबर क्या होते हैं। मान लो मैं ही एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो मैं इंसान हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे डेटा मेंबर्स क्या होंगे गाइस, मेरी हाइट होती है, मेरा वेट होता है और उसके बाद मेरा कलर हो सकता है, स्किन का कलर, उसके बाद मेरा बोलने का तरीका हो सकता है, वो भी एक पैरामीटर है, चलने का तरीका एक पैरामीटर हो सकता है, और उसके बाद बहुत सारे होते हैं, मेरे फेस पे मार्क है या कुछ ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं यार, ठीक है। तो इंसान है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उन्हीं को हम डेटा मेंबर्स बोलेंगे। यानी कि एक अकाउंट है तो उसका क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट बैलेंस होता है, किस बैंक में है, ये सभी जो है उसका इंफॉर्मेशन है, इसी को हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। तो बैंक अकाउंट और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक क्लास में हम बंद कर देंगे और उसको एक डिब्बे की तरह बना देंगे गाइस, ठीक है। तो उसको खोलने के लिए एक एक्सेस स्पेसिफायर रखेंगे जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफिकेशन देगा। तो हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स कितने होते हैं और कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स की लिमिट क्या क्या होती है, कैसे एक्सेस करेंगे। तो बेसिकली अभी इतना आप जान लो कि एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा मेंबर और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को बांध कर और या फिर उसको बाइंड करके हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स देके, तो उसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो डेटा एंड इट्स रिलेटेड ऑपरेशंस आर बाइंडेड। तो देखिए द डेटा आर प्रोटेक्टेड बाय डिफाइनिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। जस्ट मैंने बताया था आपको कि डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम यहाँ पे स्पेसिफाई करके या फिर लिख के डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अ क्लास इन एन एनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड इट्स मेथड्स। तो क्लास क्या होता है गाइस, जनरली हम बहुत सारे क्लासेस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्लिप्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रनर कह के क्लास है, तो इस क्लास में मैंने क्या लिखा है, हेलो देयर लिखा है।
तो ये जो क्लास है ये पूरा, इसमें कुछ डेटा होता है। तो कुछ डेटा क्या है यहाँ पे, ये जो system.out.println में मैंने हेलो देयर लिखा है और 1 2 3 4 लिखा है, ये डेटा है गाइस, ये रनर क्लास का डेटा कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डेटा होता है। ओके, तो उसके बाद पैकेज इज एन एनकैप्सुलेशन ऑफ क्लासेस। अब पैकेज क्या होता है गाइस, आपको अभी आइडिया नहीं होगा कि पैकेज क्या होता है, लेकिन मैं 2-3 मिनट में उसी को डिस्कस करूंगा कि पैकेज क्या होता है। तो पैकेज एक ऐसे बड़े बक्से की तरह है गाइस, जिसमें हम छोटे छोटे बक्से रखेंगे। तो पैकेज का मतलब आप यूँ समझ लो कि एक ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट है, तो बिस्किट का पैकेट जो है पूरा पैकेट पैकेज हो जाएगा, और उसके अंदर जो एक एक बिस्किट है उसको क्या कहेंगे गाइस, एक एक ऑब्जेक्ट है गाइस। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर, बहुत सारे क्लासेस को मिलाकर एक डिब्बे में हम बंद कर देंगे या फिर एक बॉक्स में बंद करेंगे, और उस बॉक्स को पूरा ही हम क्या करेंगे, पैकेज कहेंगे। पैकेज का मतलब क्या होता है, एक पैक होता है। अब कार्ड्स होते हैं तो कार्ड का एक पैक बोलते हैं ना, एक पैक में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो कुछ इसी तरह से एक पैकेज में 100-200 प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज बेसिकली पैकेज, कुछ और नहीं है गाइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद जार फाइल इज एन एनकैप्सुलेशन ऑफ पैकेजेस। अब क्या होता है गाइस, जार फाइल क्या होती है, अब ये भी आपको नया वर्ड आ गया। अब देखिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तब आपके कंप्यूटर में जार फाइल को डाउनलोड किया जाता है और उसी में EXE फाइल होता है। तो जार फाइल बेसिकली क्या होता है, एक कांच का बड़ा सा जार है, तो उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स को रखा जाता है। बेसिकली इसको सिर्फ एक एनालॉजी की तरह लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी के लिए जार फाइल बोला जाता है। मतलब सब डेटा एक जार के अंदर, एक कांच के डिब्बे के अंदर डालकर हम उसको पैक कर देंगे, तो बेसिकली पोर्टेबल होगा, और वो जो डेटा है हमारा प्रोटेक्टेड भी रहेगा। तो बहुत सारे पैकेजेस को मिलाकर एक जार फाइल बनती है, जो कि हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होगी और इंस्टॉल होगी। ठीक है, तो जार फाइल हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, आगे आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एनकैप्सुलेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि मार्क्स है एसोसिएटेड विद स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट है तो उसको, अगर मार्क्स हमारे पास है तो उसको रिलेटेड होगी, किसको रिलेटेड हो सकते हैं, स्टूडेंट को। सैलरी किसको रिलेटेड हो सकती है गाइस, एम्प्लॉय को होगी। ठीक है, तो पिक्सल किसको रिलेटेड हो सकता है, कैमरा का पिक्सल होता है। और डेटा पैक किसका रिलेटेड होता है, मोबाइल इंटरनेट का। और जावा किसको रिलेटेड होता है, प्रैक्टिकल कोडिंग चैनल का। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है गाइस, जस्ट एन एफर्ट। ओके, तो बेसिकली रिलेटेड डेटा को हम बाइंड करना चाहते हैं, उतना ही। देखिए, पैकेज हमारा आ गया, अब समझ में आ गया गाइस। बेसिकली मतलब एनकैप्सुलेशन का आपको समझ लेना इतना ही है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करके हम वो जो डेटा, रिलेटेड डेटा मेंबर्स होते हैं, उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू बांध देते हैं या फिर बाइंड करेंगे, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी देते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली उतना डिस्कस हमने कर लिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ है जावा पैकेजेस। अभी मैंने बोला था पैकेज हम डिस्कस करेंगे, तो पैकेज आ गए। ठीक है, तो देखिए, पैकेज द कलेक्शन ऑफ जावा प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज पैकेज। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है गाइस। जो भी जावा प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब को मिलाकर हम एक पैकेज बनाते हैं। तो पैकेज बेसिकली इसलिए होता है कि जो भी हम फाइल्स इधर उधर सेव करते हैं, उसको एक प्रॉपर फोल्डर की तरह से हम सेव करना चाहते हैं। मान लो आपका बड़ा सा घर है गाइस, ठीक है, तो बड़ा सा घर है तो उसमें पर्टिकुलरली आपका एक कबर्ड होगा जहाँ पे आप कपड़े रखेंगे, एक टेबल होगा जहाँ पे आप सभी किताबें रखेंगे, फ्रिज होगा जहाँ पे आप खाने पीने का सामान रखेंगे, और उसके बाद एक डाइनिंग टेबल होगा जहाँ पे हम जो भी बनाया हुआ खाना होता है उसको जाकर रख देंगे। तो बेसिकली हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह होती है अपने घर में। तो इन द सेम वे, अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स है और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एक एक मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करता है, एक एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है एक सेक्शन का काम करता है, तो सेक्शन ए का प्रोग्राम जो है सेक्शन ए में ही रहना चाहिए, सेक्शन बी का प्रोग्राम सेक्शन बी में ही रहना चाहिए। तो इस तरह से जब भी मैं फाइंड आउट करूंगा कि ये किस सेक्शन में आता है, तो अगर मैं पैकेजेस की मदद से लिखूंगा तो जिस पैकेज में सभी प्रोग्राम से वो उनका सेम काम रहता है, मतलब रिलेटेड काम करते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे पैकेजेस को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन हमने देख लिया है, द कलेक्शन ऑफ जावा प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज पैकेज। तो बेसिकली यार एक फोल्डर मान लो आप, फोल्डर को ही हम पैकेज बोलते हैं, राइट। ओके,
तो उसके बाद देखिए एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसको मॉड्यूलरिटी जस्ट मैंने बताया, और रीयूजेबिलिटी। मान लो आपने कोई कोड लिखा है जो कि दूसरे कोड जब आप लिख रहे होंगे, एक एप्लीकेशन आपने डेवलप किया जहाँ पे साइन इन पेज है, ठीक है, तो लॉग इन पेज है, और दूसरा एप्लीकेशन आप मान लो कोई और एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, वहाँ पे भी सेम लॉग इन पेज आपको चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, वापस से पूरा कोड नहीं लिखेंगे। जो एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन में आपने लॉगिन का कोड लिखा था, सेम कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको पैकेज की मदद से या फिर फाइल नेम की मदद से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंपोर्ट करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको मेसअप नहीं करना है, लिखा हुआ कोड वापस से आपको नहीं लिखना है। तो बेसिकली उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है और वहाँ से आप उस कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यही बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट है गाइस। ऊप्स बना ही इसलिए है कि कोड को रीयूज कर सके और मॉड्यूलरिटी को मेंटेन कर सके। मॉड्यूलरिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में होंगे। जैसे कि हमारा एक कॉलेज है तो वहाँ पे सभी ब्रांचेस होते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी। तो बेसिकली जिसका भी कामकाज सीएस का होता है, वो सीएस का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड वहीं पे होता है, उसका चेकिंग होता है, उसके एग्जाम्स होते हैं, उनके लैब्स होते हैं, मतलब वो सेपरेट सेक्शन हो गया। इन द सेम वे जैसे आप एक प्रोग्राम मतलब बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसमें छोटे छोटे काम हैं और छोटे छोटे सेक्शंस है, तो एक सेक्शन का हम एक पैकेज बना देंगे और रिलेटेड प्रोग्राम्स को उसी पैकेज में रखेंगे, जिससे कि मॉड्यूलरिटी बने रहे। ठीक है, तो मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक अकेला आदमी तो नहीं करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स को एक काम बांटा जाएगा, और जब सभी टीम्स एक एक काम करेंगे, एक एक मॉड्यूल को डेवलप करेंगे, तो उसी मॉड्यूल को सभी को इंटीग्रेट करके फाइनली प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। ये हर बात को हम जानते हैं। अब देखिए गाइस, एक ब्यूटीफुल एग्जांपल लेता हूँ इन डेप्थ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आई होप आपको ये दिख रहा है गाइस अच्छे से, और नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली देखिए व्हाई वी शुड यूज इट। ओके, तो मान लो एक जीमेल का आपके पास प्रोजेक्ट है, तो मतलब जीमेल को आप डेवलप कर रहे हैं। तो जीमेल में क्या कुछ होता है गाइस, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लॉगिन का एक पेज होता है, उसके बाद इनबॉक्स में क्या क्या है उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद सेंड ईमेल का रिकॉर्ड करना पड़ता है कि क्या कुछ हमने सेंड किया है, उसके बाद ड्राफ्ट कुछ है तो उसको भी हमें स्टोर करना पड़ता है कि ड्राफ्ट में क्या है, उसके बाद कंपोज का एक सेक्शन होता है, उसके बाद स्पैम ईमेल का एक सेक्शन होता है। तो अगर मैं पैकेज को इंस्टॉल नहीं करूंगा, मतलब पैकेज के मदद से नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक ही पैकेज में सब कुछ अगर लिखूंगा, तो गाइज कुछ इस तरह से दिखेगा, 200 प्लस प्रोग्राम्स इन सिंगल फाइल, 200 प्लस प्रोग्राम्स इन सिंगल फाइल। मतलब एक फाइल है जिसमें 200 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स मैंने लिख के छोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, जब मैं वापस से उसमें से प्रोग्राम को निकालना चाहूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे रखा है और क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो लॉगिन का अगर यहाँ पे देखिए, ये जो राउंड में है, ये इनका मतलब होता है रैंडमली मैंने 200 प्रोग्राम से यहाँ पे स्टोर करके रखे। ये जो शेप्स है ये एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जस्ट एन एनालॉजी के लिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आई होप आपको अच्छा लगा। अब उसके बाद देखिए, अगर यही चीज़ मैं पैकेज की मदद से करूँगा, तो पैकेज की मदद से कैसे करूँगा, एक बड़ा सा मतलब एक फोल्डर होगा, उसमें मैं पैकेजेस बनाऊंगा। लॉगिन का एक पैकेज होगा गाइस, ठीक है, तो लॉगिन का एक पैकेज होता है, जो भी लॉगिन के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को मैं इसी पैकेज में स्टोर करूंगा। उसके बाद इनबॉक्स का मैं एक सेपरेट पैकेज बनाऊंगा, उसमें 30 से ज़्यादा प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो उनको मैंने इनबॉक्स के पैकेज में स्टोर कर दिया। अब सेंट ईमेल में, उसमें भी मान लो 30 से ज़्यादा प्रोग्राम्स है, तो उसको भी मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। उसके बाद ड्राफ्ट, कंपोज और स्पैम, इसी में जो भी स्पैम के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं सभी स्पैम पैकेज में जाएंगे, जो भी कंपोज रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं सभी कंपोज में जाएगा। तो रिलेटेड डेटा को रिलेटेड फोल्डर में डाल दूंगा। तो जब भी मैं लॉगिन के प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आती है या फिर कोई बग आता है, तो मैं इन सभी में चेक नहीं करूँगा, क्योंकि जो कि एरर मुझे लॉगिन में आ रहा है, तो मैं लॉगिन पे जाऊंगा और प्रोग्राम्स को चेक करूंगा, हाँ ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। अगर मैं सेम चीज़ इसी में करना चाहूँ तो हर एक प्रोग्राम को मुझे चेक करना पड़ेगा, और शायद मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा लॉगिन का था, और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा गाइस। मान लो मेरी बात
लाखों लाइंस का प्रोग्राम लिखना पड़ता है कुछ एक एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके पूरा डिप्लॉय करने के लिए। तो इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के लिए मॉड्यूलरिटी को मेंटेन करना पड़ता है, कोड रियूजेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। और एक बात गाइज, एक कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, ठीक है, अब आप छोड़कर जाएंगे तो दूसरा वाला आएगा जो कि आपका काम काज संभालेगा। अगर आप विदाउट पैकेज लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से प्रोग्राम्स कहाँ पे रखे हुए हैं। अगर पैकेज को यूज़ करके लिखेंगे तो उसको समझ में आएगा, हाँ ये जो लॉगिन के रिलेटेड प्रोग्राम्स है, ये जो इंडेक्स को रिलेटेड प्रोग्राम्स है। तो आई थिंक दिस इज इनफ एक्सप्लेनेशन फॉर पैकेजेस गाइज। आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यही था पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, अब पैकेज को लिखा कैसे जाता है इसका सिंटैक्स भी तो देख लेते हैं। तो पैकेज डिक्लेरेशन, पहला सिंटैक्स देख लीजिए, पैकेज और पैकेज नेम डिफरेंट सेम गाइस, ठीक है। तो पैकेज आपको पहला कीवर्ड है, उसके बाद पैकेज का नेम कुछ भी दे सकते हैं। जनरली लोअर केस में देना चाहिए, अपर केस में भी आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको कोई एरर नहीं आएगा। अब ये सिंटैक्स हो गया। रूल्स क्या होते हैं गाइस, पैकेज डिक्लेरेशन शुड बी फर्स्ट लाइन इन द सोर्स फाइल। तो पहला रूल एक है, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो पहला रूल कहता है कि जो भी आपके पैकेज, जो भी आपका सोर्स फाइल होता है, एक फाइल है तो उसमें सबसे पहले आपको पैकेज को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने पैकेज वृषि कह के लिखा हुआ है, ये पैकेज मैंने यहाँ पे एक्लिप्स में बनाया था। तो सबसे पहले ये जो सोर्स फाइल है, ये runner.java है, एक मेरी सोर्स फाइल है। तो इसमें सबसे पहली लाइन जो भी मैं लिखूंगा वो पैकेज का नाम लिखूंगा। तो देखिए पैकेज कीवर्ड यूज़ किया मैंने और पैकेज का नाम मैंने वृषि दिया हुआ है। तो इसी का मीनिंग यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। अब पर सोर्स फाइल ओनली वन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अलो। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है। तो आपने मान लो एक पैकेज बनाया है, मतलब एक फाइल है, तो इसमें मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि ठीक है तो PACKAGE पैकेज, अगर मैं यहाँ पे दत्ता लिखूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, मल्टीपल मार्कर्स एट दिस लाइन, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन पैकेज import expected, the declared package data does not match the expected package वृषि। तो बेसिकली ये जो पैकेज आपने लिखा है यहाँ पे दूसरा पैकेज है, तो एक ही पैकेज होना चाहिए एक फाइल में। आप दो लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेड मार्क आ रहेगा, तो इसका मतलब एरर है। तो इसको मैं डिलीट करूँगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रूल हमने यहाँ पे जान लिया है कि पर सोर्स फाइल एक ही पैकेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों रूल समझ में आ गए। पैकेज डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पैकेज लिखेंगे, उसके बाद पैकेज का नेम, और पहला रूल कहता है कि एक पैकेज में सिर्फ एक ही मतलब एक सोर्स फाइल में एक ही पैकेज होना चाहिए। और एक रूल कहता है कि जो भी आपका फर्स्ट लाइन होता है सोर्स फाइल में वो पैकेज का नेम होना चाहिए, पैकेज का डिक्लेरेशन होना चाहिए। गॉट इट। तो अब उसके बाद एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं पैकेज और पैकेज के नेम देकर। अब पैकेज मैंने इनबॉक्स दे दिया, तो इनबॉक्स का एक ऐसा फोल्डर बन जाएगा इनबॉक्स के नाम से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पैकेज हम दे सकते हैं, हायरार्की भी दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो पैकेज gmail.inbox दे दिया, इसका मतलब क्या है, जीमेल मेन एप्लीकेशन है, उसके अंदर सब एप्लीकेशन और सब फोल्डर इनबॉक्स है। तो क्या होगा गाइस, पहला एक जीमेल बन जाएगा, उसके अंदर और एक फोल्डर बनेगा जो कि इनबॉक्स नेम से बनेगा। तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट पैकेज और इसको हम बोलेंगे चाइल्ड पैकेज, ठीक है। अब ऐसे हायरार्की आप कितनी चाहे उतनी भी दे सकते हैं। अब नीचे आऊँगा तो आपको और एक पैकेज दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैकेज com.gmail.inbox। तो inbox.gmail.com आपने देखा होगा, तो उसका अपोजिट यहाँ पे दिया जाता है, मतलब पेरेंट से हम चाइल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मल ऐसे ये जो गुड राइटिंग प्रैक्टिस होती है गाइस, ठीक है। तो पहले पेरेंट को लिखो, उसके बाद सब पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड को लिखो। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन की हायरार्की मैंने यहाँ पे दी है गाइस। कॉम एक पहला बड़ा सा फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर जीमेल का एक छोटा फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर इनबॉक्स का फोल्डर बनेगा। मतलब कॉम में और भी दूसरे ऐप्स हो सकते हैं, ना कि जीमेल के साथ इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है उस बड़े से फाइल में। तो बेसिकली उसके अंदर जीमेल होगा, जीमेल के अंदर इनबॉक्स होगा, इनबॉक्स के अंदर रिलेटेड प्रोग्राम्स को रखा जाएगा। तो ये बेसिकली हायरार्की होती है। अब यहाँ पे जो भी इनबॉक्स में होते हैं उन सभी को हम कॉम में एक्सेस कर सकते हैं, जो भी जीमेल में होंगे उन सभी को हम यहाँ पे पेरेंट में, मतलब जो भी चाइल्ड में प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम पेरेंट में एक्सेस इजीली कर सकेंगे। फर्स्ट चाइल्ड और इसको हम बोलेंगे सेकंड चाइल्ड, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पूरा पैकेज का काम।
अब हम पैकेज को लिखेंगे कैसे, बेसिकली मैंने तो दिखाई दिया है आपको। पैकेज लिखना है, उसके बाद इनबॉक्स लिखेंगे, उसके अंदर अगर चाहे तो आप क्लासेस लिख सकते हैं, मतलब जो भी प्रोग्राम आपका होगा ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, तो पैकेज, एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर, आप जितने चाहे उतने क्लासेस यहाँ पे लिखेंगे। तो क्लास ए हो गया, उसके बाद क्लास बी मैंने लिखा है। तो बेसिकली ये सब पैकेज इनबॉक्स के अंदर ही प्रोग्राम स्टोर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अगर अब और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं गाइस, जो कि आपको बताएंगे कि पैकेज को कैसे लिखा जाएगा। तो पैकेज इनबॉक्स मैंने लिखा पब्लिक क्लास ए, और उसके अंदर कुछ लाइंस में लिखूंगा। उसके बाद पब्लिक क्लास बी लिखूंगा और उसके अंदर कुछ लाइंस लिखूंगा। पैकेज कंपाइल लिखूंगा पब्लिक क्लास बी, पब्लिक क्लास क्यू, और पैकेज इनबॉक्स के अंदर क्लास एम और क्लास एन है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे भी पैकेज इनबॉक्स है और यहाँ पे भी पैकेज इनबॉक्स है, मतलब एक ही पैकेज में मैं क्लास ए लिखूंगा, क्लास बी भी लिखूंगा, क्लास एम लिखूंगा, क्लास एन लिखूंगा। चाहे जितने आप उतने क्लासेस को लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहेगी, अगर आपने यहाँ पे पब्लिक क्लास ए एक बार लिखा है तो दूसरे सोर्स फाइल में आएंगे, पैकेज इनबॉक्स लिखकर पब्लिक क्लास ए अगर वापस से लिखना चाहेंगे तो आपको एरर शो होगा गाइज, क्योंकि ऑलरेडी इस क्लास ए के नाम से एक क्लास ऑलरेडी आपके पैकेज में है जो कि इनबॉक्स में है। तो अगर एक क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो सेम नाम से आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पैकेज है तो आप लिख सकते हैं। मान लो पैकेज कंपाइल है और पैकेज इनबॉक्स है, इसमें क्लास एम है तो इसमें भी क्लास एम हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट पैकेजेस है। ठीक है, तो पैकेज डिफरेंट है तो डिफरेंट आप क्लासेस भी, सेम क्लासेस भी लिख सकते हैं। पैकेज दूसरा होना चाहिए। उन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके आप एक्सप्लेन करूंगा गाइस। ठीक है, अब देखिए उसी में का एक नोट पॉइंट आ गया, इज डुप्लीकेट क्लास नेम अलाउड इन पैकेजेस। अब इसी को एग्जांपल की तरफ से देखिए, आंसर नो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पैकेज इनबॉक्स है और यहाँ पे भी पैकेज इनबॉक्स है, क्लास एम है और क्लास एन है, और क्लास बी है और क्लास एन को मैं फिर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब क्लास एन ऑलरेडी मैंने लिखा है, फिर से अगर लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब डुप्लीकेट क्लासेस सेम पैकेज में अलाउड नहीं है, हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके बाद देखिए और भी थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प होंगे, तो ध्यान से देखिए। इनसाइड अ पैकेज व्हेनेवर वी रेफर अ क्लास we create an object or to access the static variable, the Java always looks for the class in the current package. If not found, it throws the error. तो बेसिकली जब भी हम एक पैकेज को रेफर करते हैं तो उसके अंदर कोई एक क्लास होता है, तो उस क्लास को सबसे पहले जो JVM होता है करंट पैकेज में ही ढूंढेगा। मतलब आपने मान लो आप पैकेज इनबॉक्स के अंदर अपना मेन मेथड लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास एन को कॉल करेंगे। क्लास एन को जब आप कॉल कर रहे होंगे तो इसी सेम पैकेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि जो भी मैं पैकेज यहाँ पे लिखा हूँ उसी पैकेज में वो क्लास होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो इस यहाँ पे एरर आता है। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको बताना चाहा था इसलिए मैंने लिखा है। अब उसके बाद देखिए, whenever we want to differentiate the class which is present in multiple packages, the class name should be prefixed with package name. This is known as fully qualified class name. अब इसका मतलब क्या होता है गाइस, fully qualified class name का मतलब क्या होता है। अब देखिए दो क्लासेस है मेरे पास, यहाँ पे देखिए एक ठीक है, तो कुछ ऐसा समझाना चाहता हूँ मैं कि इसको मान लो पैकेज इनबॉक्स है और इसका नाम कुछ और है गाइस। ठीक है, तो पैकेज आउटबॉक्स है, इसका नाम आप अज्यूम कर लो। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक क्लास एन है और इसके अंदर भी मैं एक क्लास एन लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों पैकेजेस का नेम डिफरेंट है। इसको मैंने बोला था आपको आउटबॉक्स करके अज्यूम करने का। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे कि ठीक है, तो जब आप इस वाले पैकेज में हो जो कि पैकेज आउटबॉक्स में है, लेकिन आप पब्लिक क्लास एन जो कि इनबॉक्स वाले पैकेज में इसको एक्सेस करना चाहते हैं इस क्लास में या फिर इस पैकेज में, तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, अगर आप यहाँ पे क्लास एन को कॉल करेंगे तो सेम पैकेज में फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, तो इसी को ये सेलेक्ट कर देगा। तब आप कैसे करेंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है गाइज, आप कॉल करते वक्त फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम का फुल्ली क्वालिफाइड नेम दे देंगे। फुल्ली क्वालिफाइड नेम मतलब होता है पैकेज का नेम प्लस क्लास का नेम दे देंगे। तो मैं क्या करूँगा, भैया JVM आप क्या करो, इस वाले क्लास को मत बुलाओ, जाओ पैकेज इनबॉक्स के अंदर, उसके अंदर क्लास एन है,
तो कुछ इस तरह से पैकेज का नेम प्लस क्लास का नेम दोनों मिलाकर अगर मैं दूंगा तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम क्या होता है। जब हम कोई भी नाम या फिर कोई भी क्लास को पूरे पैकेज के साथ, पैकेज के नाम के साथ बुलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो जिसमें पैकेज का नेम भी होगा और क्लास का भी नेम होगा। ठीक है, ओके गाइज, अब ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट क्यों यूज़ किया जाता है, इसी का तो सारा फंडा है। इंपोर्ट मतलब एक पैकेज यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में है, तो उस पैकेज को मैं अपने प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उस पैकेज के अंदर जो भी क्लासेस होते हैं उसको अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लो एक एडिशन करने का प्रोग्राम एक पैकेज में मैंने समझ लो पैकेज ए में मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, और पैकेज बी में मैं उस एडिशन प्रोग्राम को कॉल करना चाहता हूँ या फिर उसको यूज़ करना चाहता हूँ विदाउट राइटिंग दैट वन अगेन। मतलब मैं उस एडिशन वाले प्रोग्राम को फिर से नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं उसको कॉल करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकता हूँ, पैकेज ए को मुझे पहले पैकेज बी में इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट का मतलब कॉपी करना होता है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट है पैकेज ए का, सब कंटेंट पैकेज बी में कॉपी हो जाएगा और उसके बाद मैं आराम से कॉल कर सकता हूँ क्योंकि सेम पैकेज में क्लास रहेगा। तो देखिए, यूज टू इंपोर्ट क्लास फ्रॉम अदर पैकेजेस। इंपोर्ट स्टेटमेंट को दूसरे क्लासेस से पैकेजेस को हमारे करंट पैकेज में इंपोर्ट करने के लिए, दूसरे क्लासेस को हमारे करंट पैकेज में इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद सिंटैक्स क्या होता है, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। तो पैकेज नेम लिखना है, उसके बाद डॉट क्लास नेम लिखना है। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, import gmail.inbox.a। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पैकेज का नेम है, ठीक है, तो ये फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम दे रहा हूँ। इंपोर्ट स्टेटमेंट कीवर्ड हो गया। उसके बाद पैकेज का नेम क्या है गाइस, gmail.inbox है। उसके अंदर क्लास ए है, उसको मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो एक ऐसे पर्टिकुलरली एक क्लास को अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ। पहले आपको इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद पैकेज का नेम लिखना है जो कि gmail.inbox है। उसके बाद जो भी क्लास आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो कुछ इस तरह से आप इंपोर्ट कर देंगे क्लास ए को। अब क्लास ए को आप दूसरे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब उसके बाद देखिए, इट्स इंपोर्टिंग क्लास ए फ्रॉम gmail.inbox। दिस विल इंपोर्ट बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंस मेंबर्स। अब ये भी सवाल रहता है कि गाइज, जब भी कोई क्लास को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स आएंगे या फिर इंस्टेंस मेंबर्स आएंगे, दोनों आ जाएंगे गाइज। स्टैटिक एज वेल एज इंस्टेंस मेंबर्स विल बी इंपोर्टेड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट कीवर्ड हो गया, उसके बाद gmail.inbox, उसके बाद स्टार। ये स्टार क्या होता है, स्टार क्यों लिखा जाता है? तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास ए ही होगा gmail.inbox पैकेज में। एक पैकेज है तो हज़ारों प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मुझे क्या चाहिए कि जो भी 1000 प्रोग्राम्स gmail.inbox पैकेज में है उन सभी को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं सभी को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो सभी का नाम लिखना होगा। बार बार मुझे लिखना है import gmail.a, import gmail.b, import gmail.inbox.c। तो ऐसे तो बहुत लाइंस हो जाएंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ स्टार की मदद से। स्टार या फिर एस्ट्रिक हम बोलते हैं फैंसी वर्ल्ड में, लेकिन मैं स्टार ही बोलूँगा, ठीक है। अब स्टार का मतलब होता है गाइज, जो कुछ भी gmail.inbox में है, जो भी क्लासेस है, जो भी डेटा है, सबको इंपोर्ट कर दो। एक को भी मत छोड़ो, सबको इंपोर्ट कर दो। तो स्टार का मतलब होता है जो भी डेटा, पूरा का पूरा डेटा जो होता है उसको इंपोर्ट करना। इंपोर्ट ऑल क्लासेस फ्रॉम द gmail.inbox। तो इसका मतलब होता है गाइस स्टार। स्टार लिखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका कॉपी हो जाएगा। गॉट इट, मतलब इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना था गाइस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बारी है जो कि है हाउ अ प्रोजेक्ट इज बिल्ट इन कंपनी। बेसिकली जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बता रहा हूँ गाइस। इसको कोई इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंपनी में वर्क करना स्टार्ट करोगे तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब थोड़ा सा जूम मैं कम कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे डायग्राम आपको अच्छे से दिखना चाहिए। पूरा डायग्राम दिखेगा तो पूरा एक ही शॉट में अंडरस्टैंड मतलब समझ में आ जाएगा। अब इतना तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं इतना कम कर देता हूँ।
ओके, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा गाइस, सॉरी। ओके, फाइन फाइन, अब दिख रहा है गाइस। ठीक है, तो हाउ अ प्रोजेक्ट इज बिल्ड इन कंपनी। तो बेसिकली देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे मान लो कोई फ़ोन पे का एक कंपनी है, ठीक है, तो फ़ोन पे का एक कंपनी है, तो एक प्रोजेक्ट नेम करके एक फोल्डर, बड़ा सा फोल्डर बनाएगा गाइस। ठीक है, तो बड़ा सा फोल्डर इन द सेंस एक मेन फोल्डर बनेगा जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसका प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दे दिया जाएगा। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, मान लो फेसबुक का आप या फिर इंस्टाग्राम का क्लोन बना रहे हैं, तो आप क्या देंगे, इंस्टाग्राम क्लोन कह के एक प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। उसके अंदर सब फोल्डर्स बनेंगे, 2 सब फोल्डर्स मेन बनेंगे, एक होता है SRC फोल्डर और दूसरा होता है बिन फोल्डर। तो SRC और बिन फोल्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है गाइस? SRC फोल्डर जो होता है ओनली सोर्स फाइल्स को स्टोर करता है, और बिन फोल्डर जो होता है ओनली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को स्टोर करता है। अब आपको पता होगा कि जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स .exe फाइल्स को ही इंस्टॉल किया जाता है या फिर डाउनलोड होते हैं। तो .exe फाइल जो होते हैं रन होते हैं आपके कंप्यूटर में, और जो भी अपना जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोजेक्ट का नेम जो होगा ये मेन फोल्डर हो गया, उसके अंदर 2 सब फोल्डर्स हो गए, एक SRC फोल्डर हो गया और एक बिन फोल्डर हो गया। तो SRC फोल्डर मतलब जो भी आप कोड लिखेंगे उसको इसमें रखा जाता है, सेम कोड को इसी में भी कॉपी करेंगे, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन को नहीं दिखाया जाता है गाइस। एब्स्ट्रैक्शन की मदद से आपको सिर्फ उसका जो भी फंक्शनैलिटी है वो मिलेगा। मतलब सोर्स कोड को तो मैं कॉपी नहीं करने दे सकता ना सबको, मतलब मैंने कोई प्रोग्राम बना दिया, अब इस प्रोग्राम का पूरा कोड किसी को मिल गया तो बहुत ही इजीली वो मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी कर सकता है। तो इसी के लिए कंपनीज क्या करती है, 2 फोल्डर्स बनाएगी, एक SRC बनाएगा, एक बिन बनाएगा। जो भी प्रोग्राम इसमें लिखा जाएगा उसी को यहाँ पे भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखेगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है गाइस। अब उसको वैसे डिटेल में लिखेंगे, आने वाले दिनों में हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब बात इतनी समझ लो कि ये बेसिकली हमारा कोड चोरी ना हो, कोई कॉपी ना करे, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है। अब SRC फोल्डर मतलब सोर्स फोल्डर के अंदर क्या होंगे, पैकेजेस होंगे, जैसे कि मैंने बताया था एक मेन फंक्शनलिटी होती है, उसमें सब फंक्शनलिटी होंगी, तो उसको डिफरेंट पैकेजेस होंगे, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। अब पैकेजेस के अंदर क्या होते हैं गाइस, क्लासेस होते हैं। क्लासेस के अंदर क्या होता है, वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स होते हैं। तो जो कि नीचे से मतलब ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है इसकी, पहले डेटा और वेरिएबल्स, उसके बाद क्लासेस बनाओ, उसके बाद पैकेजेस बनाओ, पैकेजेस को सोर्स फाइल में डालो, सोर्स फाइल को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल दो। तो जब भी इंटरनेट पे कुछ चीज़ अपलोड करनी होती है उनको, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे गाइस, हमको जो भी ये बिन का फोल्डर होता है इसी को दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ लो। ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन हमें मिलेगा, प्रोजेक्ट का नेम मिलेगा, उसके बाद ये जो क्लास फाइल्स है इस सभी को एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हमें इंस्टॉल करने के लिए दे दिया जाता है। ये जो सोर्स होता है इसको हमें कभी भी किसी को भी प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमारा पूरा प्रोग्राम का, पूरा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है और ऐसे ही लिखा जाता है हर एक कोड को अपने इंडस्ट्री में। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी में आप वर्क करेंगे वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, हाउ अ प्रोजेक्ट इज बिल्ट इन कंपनी। इसी का मतलब मैंने जस्ट समझाना चाहा था गाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो मैंने एनकैप्सुलेशन में आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करके हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब बारी आ गई है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कितना होता है उनका स्कोप, सब कुछ हम जान लेते हैं अभी इसी के बारे में। ऑलराइट, तो एक्सेस स्पेसिफायर, इसका डेफिनेशन हम पहले देख लेंगे। द एक्सेस स्पेसिफायर्स आर यूज्ड टू डिफाइन और रिस्ट्रिक्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर्स को जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो भी एक्सेसिबिलिटी होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर अलो करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लो मेरा कोई क्लास है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल है मेरा, ठीक है, तो उसको मैं नहीं चाहता हूँ कि हर कोई
मतलब एक्सेस कर सके। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है गाइस, एक कंपनी है तो उसमें कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो उसका कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे एक मिसाइल है तो उसका एक पासवर्ड होता है। तो बेसिकली मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि जो पासवर्ड है उसको तो मुझे प्रोग्राम में स्टोर करना होगा, लेकिन उसको कोई एक्सेस ना कर पाए। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि वो पासवर्ड क्या है। तो बेसिकली हर कोई एक्सेस नहीं करना चाहे तो मैं उसको प्राइवेट रखूँगा। प्राइवेट मतलब सिर्फ मैं एक्सेस कर सकूँगा। जो भी जिस क्लास में भी मैं उसको लिख रहा हूँ सिर्फ उसी क्लास में वो एक्सेस होगा, ना कि दूसरे क्लासेस में। तो बेसिकली हैकर्स इसी का फ़ायदा उठाते हैं गाइस। जो भी पब्लिक स्पेसिफायर डेटा होता है, जिसका भी पब्लिक मतलब एक्सेस होता है, उस सभी को फेच कर देते हैं। बेसिकली वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो मतलब एक्सेस स्पेसिफायर पे भी डिपेंड होता है कि क्या कुछ डेटा दूसरों के साथ शेयर होगा और क्या कुछ नहीं होगा। अब एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है जावा में, और दूसरे लैंग्वेजेस में भी सेम होता है। अब कितने टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं गाइस, ठीक है। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट या फिर पैकेज लेवल, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, चौथा होता है पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट या फिर पैकेज लेवल और प्रोटेक्टेड और पब्लिक 4 हो गए। अब सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किस में होती है, सबसे कम सिक्योरिटी किस में होती है, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी किस में होती है और सबसे कम एक्सेसिबिलिटी किस में होती है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट एक ऐसा है गाइस जो कि मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, आपको उसके साथ ही समझा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे। प्राइवेट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, पब्लिक होगा और प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट को हम बेसिकली पैकेज लेवल भी बोलते हैं। इसका मतलब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो सिर्फ पैकेज के अंदर, करंट पैकेज के अंदर होती है। प्रोटेक्टेड जो होता है दूसरे पैकेज में ले सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस करना पड़ता है या फिर इनहेरिट एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। पब्लिक मतलब हर कोई भी यूज़ कर सकता है, हर किसी जगह पे यूज़ कर सकता है। प्राइवेट का एक्सेस जो भी होता है सिर्फ एक क्लास में होता है। क्लास ए में प्राइवेट वेरिएबल ए लिखेंगे तो सिर्फ उस ए वेरिएबल को सिर्फ उसी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं। उस क्लास के बाहर कहीं पे भी वो यूज़ नहीं होगा, वो कहीं पे भी इंपोर्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ को मैं विस्तार से बताता हूँ, ठीक है। अब ओवरव्यू तो मैंने बता दिया, राइट। अब प्राइवेट देखिए, द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज डिफाइंड यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। तो प्राइवेट को हम प्राइवेट कीवर्ड से डिफाइन करेंगे। द प्राइवेट मेंबर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, ठीक है। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी किस में होती है? सिर्फ क्लास में होती है। सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स को सिर्फ क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ना कि कहीं और हम यूज़ कर सकेंगे। द प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड क्लास बॉडी। क्लास बॉडी के बाहर हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर गिव्स वेरी गुड सिक्योरिटी। अब कब आपको यूज़ करना है, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपको सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, डेटा बहुत ही सेंसिटिव है, इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एक्सेस कर सके, तो आप उसको प्राइवेट रखिए। कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा उस क्लास के बाहर, ठीक है। अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। इफ़ वी डोंट डिफाइन द एक्सेस स्पेसिफायर, जावा प्रोवाइड्स डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब आप देखिए हमने जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हैं एक्लिप्स में, ठीक है। तो एक्लिप्स में जो भी हमने प्रोग्राम्स लिखे हैं ये सब कुछ तो डिफ़ॉल्ट ही है। यहाँ पे हमने कोई इसको मतलब एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पब्लिक क्लास मैंने लिखा है तो इसका तो मैंने दे दिया, लेकिन पब्लिक मैं हटा भी दूंगा, ठीक है। तो मैं पब्लिक हटा देता हूँ गाइस और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे हमें एरर नहीं आएगा, हेलो देयर और 1 2 3 4 आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो JVM असाइन कर देगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये JVM असाइन कर देगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस, ठीक है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे होता है, राइट। अगर मैं पब्लिक लिखूंगा तो बहुत ही अच्छा, ये पब्लिक समझ जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। इफ़ यू डोंट डिफाइन द एक्सेस स्पेसिफायर, जावा प्रोवाइड्स डिफ़ॉल्ट एक्सेस। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वो दे देगा। अब इसकी रेंज क्या होती है गाइस, मतलब कहाँ कहाँ इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू पैकेज लेवल। द डिफ़ॉल्ट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड इन एनी क्लास बिलोंगिंग टू द सेम पैकेज। अब इसका मतलब क्या निकला गाइस, पैकेज लेवल में इसका एक्सेस है।
तो देखिए पैकेज मेरा क्या है, वृषि है, ठीक है। तो वृषि पैकेज मेरा यहाँ पे मैंने लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे क्लास एक रनर है, उसके बाद मान लो मेरे पास और एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास ठीक है, तो क्लास कुछ भी ले सकते हैं, डेमो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो डेमो मैंने क्लास ले लिया। अब इसके अंदर मैं एक ठीक है, तो कोई वेरिएबल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो बेसिकली एक वेरिएबल यहाँ पे मैं इंट a इक्वल टू 12 करके डिफाइन करता हूँ, गॉट इट। तो अब इंट a इक्वल टू 12 मैंने लिखा है, डिलीट दिस टोकन्स, वाई, 1 सेकेंड गाइस। सो कुल बुलाकर बात ये होती है गाइस बेसिकली कि हम जो भी पैकेज अगर इसको डिफ़ॉल्ट एक्सेस देंगे तो जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इसका जो मेंबर है ये सभी मेंबर्स है, यहाँ पे मैंने कुछ मेंबर्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट इंट वेरिएबल 1 इक्वल टू 100, प्राइवेट इंट वेरिएबल 2 300 400, तो इन सभी को मैं सेम पैकेज में यूज़ कर सकता हूँ, गॉट इट। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट वन जो कि होता है हमारा प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी सी अच्छी होती है कंपेयर टू पब्लिक और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आर डिफाइंड यूजिंग प्रोटेक्टेड कीवर्ड। तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड को यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। द प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैव अ रिस्ट्रिक्शन अप टू पैकेज लेवल, इट कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द पैकेज थ्रू इनहेरिटेंस। तो बेसिकली जो भी इसका एक्सेसिबिलिटी होता है पैकेज की तरह होता है, मतलब डिफ़ॉल्ट जितना होता है सिर्फ पैकेज में ही हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पैकेज के बाहर भी इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इनहेरिटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड की सिक्योरिटी जो है थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी एक सेंस बनता है कि अगर कई जगह पे मुझे उसको यूज़ करना ही पड़ेगा तो मैं इनहेरिटेंस करके उसको उस डेटा को पालूंगा या फिर जो भी कुछ होता है उसको मैं यहाँ से एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेक्टेड। अब उसके बाद फाइनल लास्ट क्लास आता है गाइज, या फिर लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो है पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब जो भी खुला। तो द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज डिफाइंड यूजिंग पब्लिक कीवर्ड। द पब्लिक मेंबर्स डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, इट कैन बी एक्सेस्ड इन एनी क्लास एनी पैकेज। तो पब्लिक जो भी कीवर्ड होता है अगर किसी भी डेटा के साथ अगर यूज़ करेंगे तो आप उसको कहीं पे भी किसी क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली डायरेक्टली, कोई इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई इंपोर्ट करने की भी यहाँ पे आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना था गाइज रिगार्डिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। अब इसको हम एक टेबल की मदद से समराइज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट विद इन द क्लास यूज़ कर सकते हैं, यस यूज़ करेंगे। विद इन द पैकेज नो, पैकेज के अंदर नहीं है, सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट है तो आउटसाइड द पैकेज को तो पूछो भी मत, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी किसको है, प्राइवेट को है। अब उसके बाद डिफ़ॉल्ट देखिए, विद इन द क्लास यूज़ करेंगे यस, विद इन द पैकेज इसको भी यस यूज़ करेंगे, आउटसाइड द पैकेज नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। अब प्रोटेक्टेड है तो विद इन द क्लास यस, विद इन द पैकेज यस, आउटसाइड द पैकेज यस, लेकिन आपको इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों सेम ही है गाइस, लेकिन सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा फीचर जो है प्रोटेक्टेड में ऐड किया हुआ है। अब नेक्स्ट वन क्या है, पब्लिक है, इसका सब कुछ ऐसा होगा, मतलब विद इन द क्लास हाँ यूज़ कीजिए, आउटसाइड द क्लास यूज़ करेंगे, विद इन द पैकेज यस, आउटसाइड द पैकेज यस। तो बेसिकली सबसे कम सिक्योरिटी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में होती है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्राइवेट में होती है, सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी पब्लिक में होती है, सबसे कम एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट में होती है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हाई एक्सेसिबिलिटी, लो एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये हाई से लो आ रहा है एरो, और ये हाई सिक्योरिटी टू लो सिक्योरिटी जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्राइवेट को होगी, ज़्यादा सिक्योरिटी है तो लो एक्सेसिबिलिटी, मतलब अगर पीएम को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है लेकिन एक्सेसिबिलिटी तो कम होती है, ठीक है, तो हर कोई जाके पीएम से मिल नहीं सकता। अब लो सिक्योरिटी मतलब हमारे जैसे लोग जो कि पब्लिक है, ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी लो है लेकिन एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हर कोई आके हमसे मिल सकता है। तो जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट इन बिटवीन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के अगर मामले देखेंगे तो प्राइवेट आएगा,
उसके बाद डिफ़ॉल्ट आता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड आता है, उसके बाद पब्लिक आता है। एक्सेसिबिलिटी देखेंगे तो पहले पब्लिक आएगा, उसके बाद प्रोटेक्टेड को होगी, उसके बाद डिफ़ॉल्ट होगा, उसके बाद प्राइवेट होगा। तो बेसिकली इतना आप समझ लीजिए एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेसिबिलिटी से, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा गाइस, कैसे हम इसको कर सकते हैं। एक्चुअल एक्लिप्स में हम देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक पैकेज बना के रखा है, ठीक है। तो पैकेज का नाम है वृषि, उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है डेमो1, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। पहला एक प्राइवेट वेरिएबल है जिसका नाम वेरिएबल1 है, जिसकी वैल्यू 100 है। दूसरा एक डिफ़ॉल्ट है, मतलब कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मैंने नहीं दिया है तो ये डिफ़ॉल्ट होगा, उसका वेरिएबल2 है और उसका वैल्यू 200 है। अब प्रोटेक्टेड इंट वेरिएबल 3 है, उसका नाम 300 मतलब उसका वैल्यू 300 है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड है। अब लास्ट वन पब्लिक इंट वेरिएबल 4, उसका वैल्यू 400 है, ठीक है। अब देखिए गाइज, बेसिकली एक इनको डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो वाइड, अब क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे, मेथड का नेम लिखना है। तो लेट मी जस्ट राइट लाइक, इन सभी को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो डिस्प्ले लिख देता हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले मेथड मैंने लिख दिया, ओके। तो वंस मैं डिस्प्ले मेथड लिखने के बाद क्या करूँगा, इसमें एसओपी स्टेटमेंट्स लिखूँगा, ठीक है। तो यस आउट सिस आउट system.out.println, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वेरिएबल 1 वैल्यू इज़, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू इतनी है, तो इसको मैं कॉन्केटिनेट करूँगा वेरिएबल 1 से, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लिख दी। अब इसी को मैं यूज़ करता हूँ कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो 1 बार 2 3 वेरिएबल 1 वैल्यू, अब मैं वेरिएबल 2 वैल्यू यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल 2 वैल्यू और यहाँ पे भी वेरिएबल 2 होगा। अब उसके बाद वेरिएबल 3 और यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा वेरिएबल 3, और उसके बाद वेरिएबल 4 और यहाँ पे भी लिखना होगा वेरिएबल 4। तो बेसिकली इन सभी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्लास में मैंने इतना डिफाइन कर दिया। अब क्या करूँगा, एक दूसरा क्लास बनाऊँगा। तो कैसे क्लास बनाया जाता है, यहाँ पे आपको न्यू क्लास दिखाई देगा गाइस, और इसको पैकेज सेम पैकेज में रहना चाहता हूँ और इसको मुझे एक नेम देना होगा। तो बेसिकली डेमो2 दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको मैं ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड में अगर इसमें लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, वरना मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, ठीक है। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ गाइस। अब देखिए डेमो1 मेरा यहाँ पे है और ये डेमो2 मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए पैकेज सेम, वृषि पैकेज यहाँ पे है, सेम पैकेज में ही मैं लिख रहा हूँ, इससे कि एक्सेसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो पब्लिक क्लास डेमो2 मैंने तैयार कर दिया, इसका भी मैं स्पेसिफिकेशन पब्लिक दे देता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक क्लास डेमो2 मैंने दे दिया। अब इसमें एक मेथड लिखता हूँ गाइस वाइड, और इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो वाइड टेस्ट मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को मुझे डिफाइन करना होगा, जैसे कि ये जो डेमो1 है, ये जो डेमो1 क्लास है एक इंस्टेंस क्लास है, तो इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा अगर मैं इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे गाइस, डेमो1 d1 इक्वल टू न्यू डेमो1 और उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं उसके बाद एक system.out.println भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा गाइस, देखिए ये जो क्लास है दूसरा क्लास है, ठीक है। तो दूसरे क्लास में मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ वेरिएबल 2 को एक्सेस कर सकता हूँ, 3 को और 4 को। वेरिएबल 1 को मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब इसका स्कोप सिर्फ इस क्लास के अंदर है, इस क्लास के बाहर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल 1 लिखा है तो ये एरर दिखा रहा है, वेरिएबल कैनॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। 4 क्विक फिक्सेस, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल, क्रिएट फील्ड वेरिएबल, क्रिएट पैरामीटर वेरिएबल और क्रिएट इंस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल 1 आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, अपने क्लास में है। तो इसके चलते अगर मैं इसको वेरिएबल 2 करूँगा तो वो मतलब यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि
अब देखिए यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल 2 नहीं लिख सकता, D1 मैंने क्रिएट किया है तो D1 डॉट वेरिएबल 2, मतलब D1 के अंदर के वेरिएबल 2 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखना है मुझे, और ये वेरिएबल 1 का वैल्यू नहीं है, वेरिएबल 2 का वैल्यू है, ठीक है। देखिए मैं अगर वेरिएबल 1 करूँगा तो एरर दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, मतलब प्राइवेट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्राइवेट मैंने लिखा है, प्राइवेट मतलब दूसरे क्लास में मैं यूज़ नहीं कर सकता। सेम पैकेज है लेकिन दूसरे क्लास में भी नहीं यूज़ कर सकता मैं, तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ वेरिएबल 2 को, ठीक है। तो वेरिएबल 2 को मैंने प्रिंट किया, तो सेम चीज़ दूसरों को भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अगर सेम पैकेज है तो हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल 3 एंड D1 डॉट वेरिएबल 3, वेरिएबल 4 एंड D1 डॉट वेरिएबल 4, ठीक है। तो इन सभी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है गाइस, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी अपनी, यहाँ पे देखिए दूसरे पैकेज को मैं यहाँ पे और एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलराइट, तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक मेन मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फिर से एक क्लास बनाना पड़ेगा, तो क्लास पे गया मैं और सेम पैकेज मैं यहाँ पे रखने दूंगा और इसका नेम कोई भी दे देता हूँ, अब सैम्पल, ठीक है। तो sample1 दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें मैं चाहता होगा इसकी ये जो मेरा पब्लिक क्लास sample1 है, इसमें एक मेथड को कॉल करूँगा जो कि मेरे जो भी वेरिएबल्स है, डेटा है, इन सभी को यूज़ कर सकूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ, देखिए तीसरा क्लास भी मैंने बना दिया। अब इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर इसको भी मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ, क्लास को पब्लिक रख रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक क्लास sample1, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करूँगा गाइस, एक मेथड लिख देता हूँ मैं फिर से वाइड, और इस मेथड का नाम है व्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे डेटा को देखने में सहायता करेगा। तो व्यू मैंने यहाँ पे लिखा, और इसमें भी सेम गाइस मैं demo1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, demo1 D1 इक्वल टू, ठीक है। तो demo1 D1 इक्वल टू, और बट इससे पहले मैं अगर मैंने यहाँ पे इसको इतना ही रहने दिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर क्लोज कर दूंगा डोंट सेव करके, तो देखिए अगर हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने मेन क्लास नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर मेन क्लास लिखेंगे तभी हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने बताया था कि किस किस वेरिएबल को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो गाइस कि मैं दूसरा पैकेज बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने न्यू पैकेज लिखा और वृषि1 इसका नाम लिख दूंगा, कुछ और सा वृषि1 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब वृषि1 पैकेज को सेलेक्ट करके नया क्लास क्रिएट करूँगा, पैकेज का नाम क्या है, वृषि1 है, और सैम्पल, ठीक है। तो sample1 कह के अभी मैं इसमें बना देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो पैकेज है ये अलग है, यहाँ पे पैकेज वृषि है और यहाँ पे वृषि1 है, तो मैं दूसरा पैकेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे जो ये प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल है, इसको तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन क्या इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ पैकेज, एक पैकेज से दूसरे पैकेज में? जी हाँ, तो उसी को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेमो, इससे पहले मुझे यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था ये जो वृषि है इसको मुझे वृषि1 में इंपोर्ट करना होगा। तो क्या करूँगा गाइस, सिंपली मुझे लिखना होगा इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट और पैकेज का नाम क्या है, वृषि है, ठीक है। तो इंपोर्ट वृषि अगर लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी सारा मेरा डेटा होता है, जो भी कुछ मेरा डेटा होता है किसके अंदर, ये जो वृषि पैकेज के अंदर होता है, तो उसको मैं यहाँ पे ले सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, राइट। तो यहाँ पे देखिए वृषि है और उसी सेम चीज़ को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली वृषि जो है इसके अंदर के मेथड को मुझे लेना है गाइस। तो वृषि डॉट इसके अंदर मेथड क्या है गाइस, demo1 है, ठीक है। तो demo1 मैंने ऐसे ले लिया, राइट। तो देखिए वृषि के अंदर के demo1 को मुझे कॉपी करना है, मतलब जो demo1 है इसी के अंदर मैंने डेटा को डिफाइन किया था, राइट। तो यहाँ पे जो भी डेटा मैंने लिखा है सब कुछ वृषि1 के अंदर के demo1 में है। तो बेसिकली वृषि1 के अंदर के demo1 को मैंने इंपोर्ट कर दिया, मतलब कॉपी कर दिया इस फाइल में। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए demo1 D1 इक्वल टू न्यू demo1
और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। तो इतना करूँगा तो इसका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो system.out.println की मदद से ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे प्रिंटर करवा सकता हूँ। तो देखिए पहली चीज़ क्या करूँगा, वेरिएबल 4 क्या है गाइस, वेरिएबल 4 पब्लिक है। पब्लिक है तो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली देखिए अगर मैं लिखूँगा system.out.println और यहाँ पे d1 डॉट, इसको मैं कुछ नेम दे देता है, d2 दे दूँगा, ठीक है। तो d2 डॉट वेरिएबल 4 अगर मैं लिखूँगा तो इसको मैं ईजीली आसानी से इसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे हमें दिख रही है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल 4 है इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इसका एक्सेस स्पेसिफायर दिया गया है पब्लिक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको एक्सेस कर सकूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस यही होता है गाइस मीनिंग, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर देंगे तो कहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर v1 दूंगा तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा क्योंकि वेरिएबल 1 जो है यहाँ पे प्राइवेट है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। सिमिलरली वेरिएबल 2 को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ उसी पैकेज में यूज़ होगा, और वेरिएबल 3 को भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर वेरिएबल 3 को मुझे यूज़ करना है तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करना होगा, ठीक है। तो एक्सटेंड्स एंड demo1 अगर ऐसे लिखूँगा तो यहाँ पे देखिए ये जो demo1 है, मतलब ये जो यहाँ पे demo1 क्लास मैंने लिखा है इसको कि यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल कितना था वेरिएबल गाइस, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोटेक्टेड 3 है ना, तो वेरिएबल 3 जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है गाइस, ठीक है। तो एक्सटेंड को मैं अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, राइट। तो इसको मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वेरिएबल 4 को यूज़ कर सकता हूँ, वेरिएबल 4। गॉट इट। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ होता है एक्सेस स्पेसिफायर्स और कैसे यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल आता है गाइस, लाइक इसको भी देख लीजिए। इनर क्लास कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है। तो इनर क्लास कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफाइनिंग अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास बॉडी इज नोन एज इनर क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इनर क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर इनर क्लास ऑल द 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स आर परमिटेड, whereas फॉर आउटर क्लास पब्लिक और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज परमिटेड। तो इसका मतलब क्या होता है गाइज, एक क्लास के अंदर ये जो मेन क्लास है डेमो1, इसके अंदर दूसरा क्लास मैंने लिखा है sample1। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो भी अंदर का क्लास होता है उसको मैं चारों में से कौन सा भी एक्सेस स्पेसिफायर दे सकता हूँ, लेकिन जो आउटर क्लास होता है इसको सिर्फ मैं पब्लिक रख सकता हूँ या फिर डिफ़ॉल्ट रख सकता हूँ। इसका मतलब ये पैकेज में पूरी तरह से एक्सेसिबल रहना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइज, इफ़ द क्लास इज डिफ़ॉल्ट एक्सेस द मेंबर्स आर पब्लिक, those members cannot be used in other packages because class is not having public access। तो देखिए गाइज क्या होता है कि मान लो क्लास पब्लिक है, पब्लिक का मतलब क्या होता है कि दूसरे पैकेज में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो मेंबर्स है इसको मैंने पब्लिक ना रख के डिफ़ॉल्ट रखा है। int x इक्वल टू 10 मतलब डिफ़ॉल्ट int x इक्वल टू 10, डिफ़ॉल्ट int y इक्वल टू 20। इसका मतलब ये पब्लिक क्लास पब्लिक है, तो इस ऐसा नहीं है कि मैं इन सभी वेरिएबल्स को दूसरे पैकेजेस में यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर ये डिफ़ॉल्ट है तो इसी पैकेज में यूज़ होंगे, दूसरे पैकेज में नहीं यूज़ हो सकते, बल्कि पब्लिक क्लास होने के बावजूद भी यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इनका जो है डिफ़ॉल्ट एक्सेस है, ठीक है। तो उसके बाद इफ़ अ क्लास इज़ पब्लिक इट डजेंट मीन दैट मेंबर्स आर पब्लिक। मतलब अगर ये वही चीज़ हो गई, पब्लिक क्लास है तो उसके मेंबर सभी पब्लिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे गाइज, इफ़ द सोर्स फाइल इज हैविंग पब्लिक क्लास द फाइल नेम मस्ट बी द क्लास नेम विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक सोर्स फाइल है, इसमें 2 क्लासेस मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो क्लास ए एक है और क्लास बी एक है।
क्लास ए का एक्सेस क्या है, डिफ़ॉल्ट है, और क्लास बी का पब्लिक है। अब फाइल नेम क्या दिया जाता है, जनरली क्लास का नेम देंगे। अब यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी दो है गाइस, तो इसमें से कौन सा क्लास का नेम फाइल नेम होगा। तो बेसिकली जिसका भी एक्सेस पब्लिक होता है उसी को फाइल नेम के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्लास ए का नाम डिफ़ॉल्ट है तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्लास बी पब्लिक है तो क्लास बी का जो नाम है, मतलब क्लास बी जो है, यही मेरे फाइल का नाम भी होना चाहिए। तो यही एक पॉइंट है बोलता है गाइस। उसके बाद इफ़ द सोर्स फाइल डजेंट हैव एनी पब्लिक क्लास द फाइल नेम कैन बी एनी क्लास नेम। अब मान लो यहाँ पे जो पब्लिक था इसको मैंने हटा दिया है गाइस, ठीक है। अब सोर्स फाइल में दो क्लासेस है, क्लास ए और क्लास बी। अब दोनों में से कोई भी पब्लिक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं फाइल का नेम क्या, अगर पब्लिक होता, जो भी एक क्लास पब्लिक होगा तो पब्लिक के नाम से कोई भी अगर क्लास है तो उसको मैं दे देता फाइल नेम। अब यहाँ पे दोनों ही पब्लिक नहीं है, इसका मतलब होता है आप कोई भी उठा के दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लास ए को दो या फिर क्लास बी को दो, या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों वैलिड होते हैं। जब कोई भी पब्लिक नहीं है तो कोई भी दूसरा आप दे सकते हैं, तो दोनों डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस एक्सेस का। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कैन हैव एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो बेसिकली अगर एक आप यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, मैंने बताया था आपको कैसे डिफाइन किया जाता है, तो उसमें कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, डिफ़ॉल्ट है, फिर प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। If the constructor is defined as private, it restricts the object's creation to that class body where it is created. अगर एक क्लास A है और उसके अंदर हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके रखा है, तो जो भी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा सिर्फ उसी क्लास के अंदर बन सकता है, और उस क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसका इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर करता है और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होगा, क्लास के बाहर नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर गेट्स द एक्सेस सेम एज इट्स क्लास। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बनता है गाइस, जो कि हम अगर नई कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो JVM तो एक कंस्ट्रक्टर देगा। तो बेसिकली क्लास का एक्सेस अगर पब्लिक है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो भी बनेगा उसका एक्सेस भी पब्लिक होगा। अगर प्राइवेट क्लास है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनेगा, प्रोटेक्टेड क्लास है तो प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर बनेगा। तो इन सभी चीज़ों का यही मतलब होता है, जो भी क्लास का एक्सेस होगा वही सेम क्लास का एक्सेस हमें, मतलब वही सेम एक्सेस हमें कंस्ट्रक्टर का भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है जावा बीन क्लास। गाइस ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जावा बीन क्लास का मतलब क्या होता है गाइस, बीन क्लास इंडिकेट्स अ क्लास विथ ऑल इन्फॉर्मेशन, बीन स्टैंड्स फॉर स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ओप्स। तो बेसिकली बीन क्लास का मतलब होता है एक ऐसा एक क्लास विथ ऑल इन्फॉर्मेशन, एक बड़ा सा क्लास जिसमें कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन रखा जाता है, उसको हम बोलेंगे बीन क्लास, ठीक है। तो बीन क्लास का मतलब होता है एक बड़ा सा बक्सा जिसमें छोटे छोटे बक्से रखे जाएंगे जो कि प्रोग्राम के पार्ट होंगे या फिर एक प्रोजेक्ट के पार्ट होंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है गाइस, क्लास मस्ट बी पब्लिक, मतलब बीन क्लास पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसको एक्सेस करना चाहता है, हर कोई इनमें से जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करना चाहता है, तो इसको हमें पब्लिक लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद मेंबर वेरिएबल्स आर प्राइवेट, जो भी मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको यहाँ पे प्राइवेट रखा जाता है, क्योंकि सिर्फ उसी बीन क्लास में यूज़ किया जाएगा। कंस्ट्रक्टर इज़ पब्लिक, कहीं पे भी हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक गेटर मेथड होता है जो कि गेट द वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल्स। अगर प्राइवेट वेरिएबल्स है और उनका वैल्यू हमें लेना है उस जावा बीन क्लास से, तो गेटर मेथड्स होते हैं और सेटर्स मेथड होते हैं। गेटर मेथड से हम कोई भी प्राइवेट वेरिएबल का वैल्यू ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम गेटर मेथड। अब पब्लिक सेटर मेथड क्या होता है, जो भी प्राइवेट वेरिएबल होता है उसको अगर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हमें एक्सेस नहीं है, तो सेटर मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को सेट कर देंगे या फिर उसको हम चेंज करेंगे। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है पब्लिक गेटर और पब्लिक सेटर मेथड, ठीक है। तो ये हो गया जावा बीन क्लास के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दिस कीवर्ड के बारे में। तो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या होता है गाइस और क्यों इसको यूज़ किया जाता है। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल्स व्हेन अ क्लास कंटेन्स बोथ इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विथ सेम नेम।
ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक क्लास है और उसके अंदर दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो बेसिकली एक क्लास, मतलब यहाँ पे देखिए क्लास है और इसमें मैं इंट a इक्वल टू 10 लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर भी अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो इंट a इक्वल टू 10 अगर लिखूँगा तो यहाँ पे हमें इसको तो अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन इसको एरर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंट a इक्वल टू 10 है, तो फिर से आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गाइस, दिस कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ये जो इंट a इक्वल टू 10 है, इसको अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो दिस कीवर्ड की मदद से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ ना लिख के अगर यहाँ पे लिखूँगा तो आपको और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक लोकल वेरिएबल बन गया और ये जो है ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो वाइड व्यू है इसी के अंदर मुझे इस ए को यूज़ करना पड़ता है, जो कि लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमने देख ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे इंट a इक्वल टू 10 है और यहाँ पे भी इंट a इक्वल टू 10 है। अगर मैं प्रिंट करते वक्त प्रिंट करूँगा तो क्या होगा गाइस, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे देखिए कंट्रोल V और उसके बाद इसको मैं डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट a लिखूँगा तो ये किसको पॉइंट करेगा, बेसिकली ये जो लोकल वेरिएबल है इसी को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 13, ठीक है। तो जब ये प्रिंट करेगा तो इसी को एक्सेस कर देगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये लोकल वेरिएबल को एक्सेस करे, ये मुझे 13 को ले। ऐसा कुछ कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकते हैं। इसके पीछे आपको लगाना होगा दिस डॉट a अगर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इस लोकल वेरिएबल को छोड़ेगा और ये जो ग्लोबल वेरिएबल है फिर मेंबर वेरिएबल है इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दिस का मतलब होता है जो भी मेंबर वेरिएबल होता है उसको एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। तो यही डेफिनेशन पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब की पॉइंट से क्या है इसके बारे में, जावा प्रोवाइड्स अ स्पेशल कीवर्ड बाय नेम दिस विच इज़ यूज टू रेफर द इंस्टेंस मेंबर इन द सेम क्लास। इंस्टेंस मेंबर को सेम क्लास में हम रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड ओनली इनसाइड इंस्टेंस मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। Whenever the local variable or parameter name is same as instance variable, the instance variable must be differentiated by prefixing this keyword। मैंने अभी आपको डेमो दिखाया था ये वेरिएबल को लेके, ठीक है। तो बस इतना था गाइस आज की इस वीडियो में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, इनहेरिटेंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स इनहेरिटेंस के ऊपर, 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल। तो इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे एक डायग्राम की मदद से। तो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गाइस। बेसिकली अभी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो 1 आवर 12 मिनट्स हो चुका है। तो हम इस सीरीज़ को और इस जो भी सेक्शन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इनहेरिटेंस एक फ्रेश टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।